हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही है। और आज की इस स्पेशल सेशन में हमारे साथ हैं एक एस्पिरेंट, जो एस्पिरेंट थे अब एक प्रोफेशनल हैं, और इनसे मुलाकात कराएंगे आपकी, और हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया। सो ऑफ कोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। सो एक बार सभी लोग इस सेशन को ध्यान से सुने। इस पूरे डिस्कशन से अपने अपने कंक्लूजन्स निकालें कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और सारी बातों को ऑब्जर्व करें। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में भी सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप। आपने ऑफ कोर्स ऑलरेडी एसबीआई पीओ में आप एज अ पीओ जॉब कर रहे हैं, राइट? ठीक थैंक है। यू सर। सबसे पहले अमन, इस बात पे जाएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। सर, एज यू नो, माय नेम इज अमन शर्मा। मैं चित्तौड़ राजस्थान से हूँ सर। मैं हम्म। आई वाज ब्रॉट अप एंड बोर्न इन चित्तौड़ राजस्थान only. हम्म। And sir, I did my graduation in civil engineering, ओके। and then ultimately I have decided to join a public sector bank where I'm currently working. ओके। सो आप चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं और आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है। तो व्हेन यू कंप्लीटेड योर बीटेक? सर 2019 था सर पास आउट। ओके, आपने 2019 में बीटेक क्वालिफाई, मतलब बीटेक कंप्लीट किया, और 20 वाला एसबीआई आपने क्वालिफाई किया। हाँ सर, फॉर अ ईयर आई वाज वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म। फिर एक साल बाद मैंने एसबीआई पीओ अटेम्प्ट किया। ओके, दैट मीन्स कि आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस एग्जाम, तो फिर ओके। जैसे जैसे पता पड़ा। ओके, तो मतलब इनिशियली आप बीटेक कंप्लीट करते हैं 2019 में, उसके बाद आप एक जॉब कर रहे हैं 1 साल तक अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद आप एसबीआई को प्रिपेयर करते हैं और क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये, अगर हम इस सीक्वेंस की बातें करें तो ये बहुत ही ब्राइट सीक्वेंस है, मतलब अमेजिंग। किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, ग्रेजुएट होने के साथ एक जॉब लेता है, वो प्लेसमेंट लेता है या फिर जॉब कर रहा है, वो ऑलरेडी एक कहीं भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और देन आफ्टर ही थॉट कि मैं स्विच करूं, और ही स्विच्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट जॉब, दैट इज एसबीआई, एंड दैट इज आल्सो नो एक बहुत ही अच्छा ऑनर्ड जॉब कह सकते हैं आप इसे। अमेजिंग। सो क्यों, सबसे पहला सवाल, हमारे दर्शक, हमारे एस्पिरेंट्स जो इस सेशन को देख रहे होंगे, इस शो को देख रहे होंगे, उनके मन में भी सवाल आ रहा होगा क्यों। सबसे पहला सवाल आपके इस बात को कहने के बाद कि मैंने बीटेक कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब भी किया, जॉब भी करने के बाद मैं जॉब छोड़ दिया, फिर मैं एसबीआई के, ये क्यों ऐसा किया आपने? जॉब आप कर रहे थे, सबसे पहले जॉब आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे? सर आई वाज वर्किंग इन हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ एल&टी विंग सर, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म। सर आपको अब मैं कैसे समझाऊं ये सीक्वेंस? इट्स लाइक सर, आप जब ग्रेजुएट होते हैं तो यू सी कि एकदम वो फ्रेशनेस होता है, यू जस्ट वांट टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, या बस जॉब करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट ओवर दिस लायबिलिटी। तो सर कैंपस से आई गॉट प्लेस्ड एंड सर आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर सर जैसे जैसे आई वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का ऐसे चांस मिला कि कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ मैं काम करना चाहता हूँ। हम्म। के बाद सर यू नो दिस पेंडेमिक थिंग, तो जॉब सिक्योरिटी पे सर लूम करने लगी चीजें ऊपर। अच्छा। आवाजें आने लगी इधर उधर से, लाइक रूमर्स की ले ऑफ होगा, जाओगे आप अच्छा, कभी। मतलब आपको जॉब, मतलब जॉब छूटने का भी डर था, वो भी एक बहुत बड़ा चीज था जो पुश किया आपको एसबीआई की तरफ। हाँ सर, जॉब सिक्योरिटी सर। अभी तो सर जैसे आई वाज इन इनिशियल फेज ऑफ माय करियर, तो मैं हम्म। अफोर्ड कर सकता था। बट सी सपोज इट, अगर ये 10 साल बाद होता तो आई वुड हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सर मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फिर ज्वाइन करना चाहता था जहां बाद में मुझे ये सब ना सोचना पड़े कि मेरी जॉब चली जाएगी। मतलब जॉब सिक्योरिटी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की जोन में स्विच। ग्रेट। ग्रेट। ठीक है। अ, अच्छा, आप कितने, एक सवाल आ रहा है व्यूअर्स की तरफ से कि हाउ मेनी ओल्ड यू आर, दैट मींस फॉर यू दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी? ओल्ड, दैट मींस कितना, कितने एज के आप हैं, ये व्यूअर्स का सवाल आ रहा है। सर आई एम 23.5 years, like 6 months close. ग्रेट। तो एक बात सभी बच्चों से है, जो सभी व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं सेशन को, शो को, मैं उनसे बता दूं, सिर्फ 23 साल एज है। ये एसबीआई पीओ एज ए पीओ इन्होंने ज्वाइन कर लिया है 30 मार्च को,
और आपको याद होगा मैं कई बार डिस्कस किया हूँ कि हायरार्की ऑफ बैंक डिपार्टमेंट, किसी एसबीआई के अंदर क्या हायरार्कीज हैं, किस तरीके से आप प्रमोशन के चांसेस हैं, इस पर भी मैंने काफी शोज किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एसबीआई क्लर्क का भी किया था। सो मैं जो देख पा रहा हूँ फिलहाल अमन के लिए, वो बहुत ही मतलब बहुत क्लियर है कि वो बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं, क्योंकि एज फैक्टर यहाँ पर है। वो अभी सिर्फ 23 साल के हैं। अगर यही वो एसबीआई क्वालिफाई कोई स्टूडेंट अगर करता है, मतलब ऑफ कोर्स कभी भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, इट्स अ वेरी अमेजिंग वेरी गुड थिंग, बट द थिंग इज कि उनका एज 23 है सिर्फ, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जॉब शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि उनके जीएम और उससे भी ऊपर जाने के चांसेस आप खुद भी जोड़ सकते हैं। जो मैंने आई थिंक 1 वीक पहले ही मैंने क्लर्क वाला वो सेशन लिया था, जिसमें कि मैंने प्रमोशन हायरार्की दिखाया था। वहां से ही आप लोग समझिए कि 6-7 साल का तो वहीं से हटा दीजिए, और फिर इनका एज भी बहुत कम है। ग्रेट। सो मुझे तो बड़ा ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका एज बहुत कम है यार, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सो ठीक है, थोड़ा फैमिली के बारे में बात करते हैं। अमन, एक बार अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि फैमिली में कौन भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, क्या करते हैं, इस बारे सर हम न्यूक्लियर फैमिली के पार्ट हैं सर। सर आई हैव माय पेरेंट्स एंड सर अ यंगर सिस्टर। में। सर मेरे पापा हैं, ही इज इन स्कूल सर, हम्म। इन स्कूल। माय मदर इज अ हाउसवाइफ एंड सर जो मेरी बहन है वो अपनी इंजीनियरिंग ही कर रही है सर, वो भी शी इज इन फाइनल ईयर। ओके, ग्रेट। So, sir, but I come from a background where nobody was in government education sir. मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहा था। ओके, सो यू आर द फर्स्ट पर्सन, हाँ सर and इस in this private era you are the first person to become government officer. Great. हाँ सर समथिंग लाइक दैट सर। इसके थोड़े डीमेरिट्स भी थे, मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था, एंड दैट इज वेयर योर चैनल केम इनटू पिक्चर एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अमेजिंग। सो एक बहुत अहम सवाल बहुत सारे बच्चे के मन में चल रहा है कि आपने लिटरली प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, या फिर अपने जॉब स्विच करने के बाद प्रिपरेशन, बिल्कुल इन द सेंस जॉब को आपने बंद क्लोज कर दिया, रिजाइन कर दिया, बिल्कुल खत्म वो करने के बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या फिर आपने जॉब के साथ ही स्टार्ट कर दिया था एंड देन यू गॉट समथिंग कि हाँ मेरे को हो जाएगा। फिर ये सवाल बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा है, तो प्लीज एक बार इस पे आप लाइट डालें। सर देखिए आप, वो पेंडेमिक मार्च के अराउंड स्टार्ट हुआ था। तब हम्म। तब फिर देयर वाज अ रूमर अबाउट दिस ले ऑफ एंड ऑल, तो तब मैंने बेसिक बेसिक एप्टीट्यूड स्टार्ट किया। हम्म। आई स्टार्टेड ऐसे गोइंग थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, एंड सर देयर आई केम अक्रॉस दिस बैच ऑफ योर्स, जीरो टू हीरो सर। या। अप्रैल अराउंड मैं वो बैच का पार्ट था, मतलब आई वाज लर्निंग थ्रू दैट। हम्म। फिर सर ऐसे जब ये जून में व्हेन आई रिजाइंड सर, तो आई जॉइंड योर महा बैच सीरीज सर। वो या महाभारत। बैच जो था, मतलब हम्म। आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू पुट इन मोर हार्ड वर्क। हम्म। सर आई जॉइंड इट टेस्ट सीरीज एंड दिस महापैक फॉर डेडिकेटेड प्रिपरेशन सर। हम्म। सर आप कह सकते हैं प्रिपरेशन मैंने मार्च से स्टार्ट किया था, बट वेरी डीप आई स्टार्टेड गोइंग इनटू प्रिपरेशन वाज जून आफ्टर आई रिजाइंड। सो जून में तो कोई भी एसबीआई का नोटिफिकेशन, जैसे कि आपने बताया कि आपने मार्च से हल्का इन्वॉल्वमेंट, आपका रुझान जैसे ही पेंडेमिक आया, सो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में आया होगा। फिर आपने कहा कि ठीक है रिसर्च करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आपने खंगाला थोड़ा यूट्यूब को, आपको मिला वहां पे जीरो टू हीरो ऐसा एक सीरीज, आपने उसको देखा, कुछ एप्टीट्यूड वहां पे प्रिपेयर किया, हल्का हल्का वहां से शुरू किया आपने। बट उसमें जॉब कर रहे थे आप, अचानक आप जून में सडनली यू जस्ट रिजाइन द जॉब एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जामिनेशन सीरियसली। उस वक्त एसबीआई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि आईबीपीएस का कैलेंडर जारी हो चुका था, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने वाले थे। तो ग्रेट, मतलब अ, ये अच्छा चीज है यार। मतलब आपने जून में सडनली आपने स्विच किया और सीरियसली आपने, फिर आपने बताया महापैक आपने ज्वाइन किया, तो जीरो टू हीरो से आपको आउटपुट मिला, फिर आपने महापैक ज्वाइन किया, महापैक में आपने बैचेज और टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ कहा था। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस बताएं जरा, टेस्ट सीरीज कैसे, क्या आपने कुछ बोला टेस्ट सीरीज के बारे सर एक्चुअली ये सडन नहीं था, आई वाज थिंकिंग फॉर 3 मंथ्स कि क्या करना है ऐसा। फिर वो में? आईबीपी कैलेंडर आया तो आईबीपीएस पी ऑल्सो सर, वो भी या। हुआ। सर ऐसे आई वाज, सर 3-4 महीने तो आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करेंगे ही, तभी देयर इज अ चांस दैट यू क्लियर एग्जाम। तो सर व्हेन आई ज्वाइन दिस महापैक क्लासेस, उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड था जून में। तो सर बाय जून एंड और यू कैन से जुलाई बिगिनिंग, आई वाज विद बेसिक्स ऑफ माय टेस्ट सीरीज, जो बेसिक्स ऑफ माय कोर्सेज। या। सर तब मैंने वो टेस्ट लिखना स्टार्ट किया वो प्री, एंड सर
वीक में एक बार मेंस का कोई सेक्शनल मैंने उठा के टेस्ट देना स्टार्ट किया। सो सर आपकी टेस्ट सीरीज मैं बोलूंगा सर दैट वाज अ वाइटल पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन बेसिक्स के बाद सर टेस्ट सीरीज पे ही लूम किया। आई क्लोज टू सर मैंने ऐसे 20-25 टेस्ट आपके लिखे होंगे बहुत ऐसे डेडिकेशन से, उनको एनालाइज भी किया होगा उतनी डेडिकेशन से 1-2 घंटे बाद। तो सर इनिशियली ग्रेट। स्कोर्स वर वेरी लो, लाइक 30-35 इतने ही आ रहे थे नंबर। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई स्टार्टेड एनालाइजिंग टेस्ट, सर पैटर्न से फेमिलियर हुए। तो सर एट द एंड ऑफ द डे फिर जब लास्ट टेस्ट दिया तो इट वाज क्लोज टू 70s। ग्रेट। तो यहाँ से ना एक कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, जैसा कि अभी अमन ने बताया कि वो इनिशियली अपना बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद जो भी फाउंडेशन है या फिर जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, जैसे हम बोर्ड का एग्जाम भी देते हैं तो हम लोग पहले सिलेबस कवर करते हैं, फिर हम उसके मॉक लगाते हैं, इन द सेंस कि हम जो बोर्ड से पहले प्री बोर्ड वगैरह होता है उसके लिए उस तरीके से यहाँ पे भी वही काम करना होता है हमें। सबसे पहला जो बेस है वो हमें है हमारा सिलेबस कवर करना। जो भी मैथ्स का पूरा सिलेबस है, वो जो रीजनिंग का सिलेबस है, वो जो पूरा जीए का फाइनेंशियल अवेयरनेस है, या फिर करंट अफेयर्स का जो पूरा एरिया है उसको कवर करना, या फिर बाकी चीजें भी जो हम कवर करते हैं, मतलब इंग्लिश है, उसको कवर करने के बाद अमन ने बहुत जोरों से उन्होंने टेस्ट सीरीज को इंपॉर्टेंस बताया कि सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अमन ने भी मेंशन किया और सभी बच्चों को इनसे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए, उन्होंने कहा कि 35 मार्क्स, मतलब ओनली 35 के अराउंड ही गॉट इनिशियली इन द टेस्ट। लेकिन वहां से वो डरे नहीं, ये नहीं कि अरे यार सिर्फ 35 नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 35। तो इस वक्त में मैं कहूंगा कि लिटरली मेंस के एग्जामिनेशन क्या अगर मॉक लगा रहे हैं आप 35 नंबर आ रहा है 200 में से, तो फिर ऑफकोर्स आप कोई भी डिमोलाइज होगा। बट यही वो जगह है जो आप पे आपको रेफरेंस के तौर पे कट ऑफ्स को लेके चलना है कि भाई एसबीआई का या आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या रहा करता है। इट यूज्ड टू बी वेरी लो, इट यूज्ड टू बी नियर 60 मार्क्स आउट ऑफ 200, 60 नंबर 65 नंबर ऐसे कट ऑफ रहा करते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इस बात से मुझे लिटरली ये काबिल तारीफ है कि उन्होंने 35 नंबर के बाद भी वो नहीं सोचा कि अरे यार 35 नंबर से फार है। दिस एटीट्यूड आई वांट फ्रॉम ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन ऑल माय एस्पिरेंट्स, ऑल आर एस्पिरेंट्स फ्रॉम अड्डा 247 कि यार ये एटीट्यूड रखिए, और सेम यही चीज प्री में भी काम आएगा। इनिशियली आपको मॉक टेस्ट में अगर आपके स्कोर कम नजर आते हैं तो ये मत सोचिए कि यार मैं क्या करूं, अब तो मेरे को बहुत, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो मेरे को नहीं आता। दिस एटीट्यूड विल नॉट वर्क। यू विल हैव टू हैव सम कीप सम पेशेंस, उसके साथ बस आगे करते रहिए और एनालाइज करना। इन्होंने क्या बोला कि मैं टेस्ट देने के बाद 2 घंटे, 1-2 घंटे बाद मैं फिर उसको एनालाइज करता था उतने ही डेडिकेशन के साथ। सो जस्ट राइटिंग डाउन द मॉक टेस्ट इज नॉट द सोल्यूशन। So you can write 100 tests, 200 tests. If you're not going to analyze those tests, it will not work, I think. So please listen to all the words of Aman Sharma. Let's move forward. कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने आई थिंक जून में आपने जॉब छोड़ दिया था, ठीक है। सो एक सवाल बहुत सारे बच्चे की तरफ से आता है कि कोई टाइम टेबल या फिर कोई टाइम, एक आपका स्केड्यूल, इसको क्या मतलब इसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, टारगेट पे स्टडी इंपॉर्टेंट है या फिर टाइम एक शेड्यूल बना के पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आपको? सर टू बी ऑनेस्ट सर मैंने आपको बताया ना जॉब सर इसीलिए छोड़ा था बिकॉज देयर वाज नो टाइम फॉर प्रिपरेशन। सर टेस्ट देने के बाद एनालाइज करने का टाइम नहीं होता था। तो आई वुड से सर कि टारगेट्स रखना जरूरी है सर अपनी प्रिपरेशन में। सर सपोज यू आर लर्निंग अ टॉपिक टुडे, तो सर आप उसका टेस्ट दें ऐसे ही विद इन लाइक 2-3 डेज, ताकि आपको पता हो कि हाउ मच यू ग्रास्प द टॉपिक। तो सर मेरी बात करूं तो सर मैं एक हफ्ते में सर 2 प्री के मॉक्स देता ही देता था उस जून के बाद। फिर सर एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन वो 3-4 तक भी गए एग्जैक्टली, जिसमें 1-2 बार मेंस के भी टेस्ट। तो सर टारगेटेड स्टडी ज्यादा जरूरी है टाइमली स्टडी से, मैं ये बोलूंगा। मतलब टाइम टेबल जरूरी है, अच्छी बात है, टारगेट्स होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि टाइम टेबल होना जरूरी है, लेकिन उस टाइम टेबल में अगर टाइम टेबल भी फॉलो कर रहे हैं आप तो उसमें टारगेट्स होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स यही होता भी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी, आप देखोगे तो एक चीजों को अचीव करने के लिए हम लोग टारगेट्स तक पहुंचते हैं, राइट, मतलब एक टारगेट वाइज काम हो रहा होता है, चाहे वो एसबीआई ही क्यों ना हो। क्यों अमन? हाँ सर काफी टारगेट्स हैं यहाँ। एग्जैक्टली तो टारगेट बेस्ड वर्क हमेशा वर्क करता है। तो मैं हम सभी स्टूडेंट से बोलूंगा प्लीज इस बात को मेंशन कीजिएगा कि आप टारगेट सेट करें कि मुझे नेक्स्ट 1 वीक तक अगर परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज ही पढ़ना है, मैं उसको बर्बाद करके ही वापस आऊंगा, मतलब उस चैप्टर को कवर करूंगा प्रॉपरली इस तरीके से कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझसे अर्थमेटिक के सॉल्व होने चाहिए परसेंटेज चैप्टर के।
ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा प्रिपरेशन में। ये नहीं कि बस हम ड्यूटी पूरा कर रहे हैं कि हाँ भाई हम क्लासेस देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, कोई आउटपुट निकल नहीं पा रहा है उसमें। सिर्फ क्लास देखना इज नॉट अ सोल्यूशन। ऑफ कोर्स आई थिंक अमन विल आल्सो बी नो अग्री विद दिस थिंग कि क्लासेस आपके 50% जो इनिशियल बेस 50% वही वही वहां पे काम करते हैं। नेक्स्ट 50% टेस्ट सीरीज है। सिर्फ क्लासेस करके टेस्ट सीरीज ना देना इज लाइक यू आर नॉट वर्किंग फॉर एग्जामिनेशन। आप बस सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना? राइट अमन? The test series are, I would say, even more important than classes. 60-40 का मान लो सर, 40 एग्जैक्टली, and क्लासेस एंड 60 टेस्ट सीरीज, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बाकी लोगों की प्रिपरेशन से डिफरेंट कैसे रही होगी? आपको क्या लगता है कि आपने क्या डिफरेंट किया होगा बाकी लोगों से? सर, बाकी सर जब मैं पेपर और ये सब एनालाइज कर रहा था, कट ऑफ्स वगैरह, तो हम्म आई सॉ कि पीपल हैव स्कोर्ड हायर इन जीए। हम्म टू बी ऑनेस्ट सर, इंजीनियरिंग के 4 साल, उसके बाद 1 साल का जॉब, आई वाज क्लोज टू जीरो इन जीए सर। एग्जैक्टली, कोई भी। बिल्कुल ऐसे बोलोगे आप, आई हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट इट, पर सर आई न्यू कि आई हैड टू स्कोर एटलीस्ट 15-20 मार्क्स, ताकि मैं अपनी, सर आई हैड इंग्लिश एज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन। ओके। उसको कवर करने के लिए मिनिमम कट ऑफ जितने नंबर तो मुझे ऐसे दिमाग में रखने ही थे अपने। होता नहीं है एसबीआई में सर, बट ऐसे इच्छा हम्म है कि 15-20 नंबर लो तो यू आर इन अ रेस। हम्म आई वॉज लर्निंग थ्रू योर क्लासेस फॉर जीए सर, मैं रेगुलरली वो अटेंड कर रहा था हम्म कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिस ना हो जाए सर। वो पिछले 6 महीने की जो करंट अफेयर्स थे सर, सर मैंने आपकी जो वो मैगजीन आती है मंथली हाँ में, हाँ, अड्डा 24 एग्जैक्टली, सर, या सर उसको काफी पढ़ा, लाइक 4-5 बार वो पढ़ा है। आपकी क्लासेस इन एडिशन, मतलब अटेंड करने के अलावा मैंने उसको भी 5-6 बार पढ़ा, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन जीए। सर इतना करने के बाद भी आई एम नॉट श्योर कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाया जीए में। मतलब सर एसबीआई का ये वाला जीए थोड़ा टफ था यार, बट हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस और अटैच्ड होता है इनके जीए के साथ साथ थोड़ा सा। तो आपने कहा कि अड्डा 247 का आपने जीए क्लास, क्योंकि देखिए आप बार बार आप बोल रहे हो तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब आप मतलब अड्डा 247। हाँ सर, तो आप, अड्डा आई एम 24, रेफरिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। या सो 7 AM जो आशीष गौतम सर की क्लास होती है उसको इन्होंने देखा प्रॉपर्ली। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छा बताया कि मैंने वो जो मैगजीन आती है अड्डा की, कैप्सूल कह सकते हैं आप उसे, उसको उन्होंने 4-5 बार रिवाइज किया, मतलब बहुत, मतलब न्यूमरस टाइम रिवाइज किया उसको। और ये बहुत जरूरी है। बच्चे यहाँ पर एक बार कवर करके सोचते हैं कि यार हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सिर्फ कैप्सूल से ही हो जाएगा। सिर्फ कैप्सूल कैप्सूल हम लोग जो बटा 247 निकाल रहा होता है तो उसका मेन मकसद होता है कि इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग होल 6 मंथ करंट अफेयर्स। उसलिए होता है वो चीज, उसको उस तरीके से ना लें। तो करंट अफेयर्स शुड बी योर रेगुलर, नो, डेली रूटीन में आपका करंट अफेयर्स होना ही चाहिए, और वो हमेशा मेंस के एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आपका कॉन्क्रीट सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग जो है आपको सपोर्ट में आएगा। इनका इंग्लिश ऑलरेडी अमन का बहुत बढ़िया था, उन्होंने जैसा कहा कि इंग्लिश तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया था। वैसे ही हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई 1-2 सब्जेक्ट होता है जो अच्छा होता है, मतलब बाकियों से 20 पड़ता है। अमन ने बताया उनका इंग्लिश 20 था, मतलब अच्छा था, बेटर था बाकी चीजों से, तो वो एक सपोर्ट उनके पास रहा। ग्रेट। सो सर सबके अपने स्ट्रेंथ वीकनेस है। आई, मुझे लगता है सर जितनी जल्दी हम उनको समझ लें, जैसे जीए आई न्यू की बहुत वीक है, तो आई पुट इन थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन दैट। ठीक है, मैं स्टूडेंट से भी यहाँ पे कहूंगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइव हैं, और अ, एक चीज मैं अभी कहूंगा आप सभी बच्चों जो लाइव देख रहे हैं क्लास इस शो को, तो आपके पास भी अगर कोई क्वेरी है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ साथ ही साथ, और कमेंट्स पढ़ के मैं आपके सवाल को आपके सामने आपके जो ऑफ कोर्स अमन है उनसे पूछूंगा कि भाई इनमें भी आपको से बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उनमें से मैं एक कमेंट ले रहा हूँ। एक बच्चे का कहना है कि अमन, बीकॉम किया है मैंने, क्या पीओ निकाल सकता हूँ, पूछो सर इनसे। ऐसे सवाल होते हैं बच्चों के। आप देखो, अब बच्चे ने बीकॉम किया हुआ है, उनका सवाल है क्या मैं पीओ निकाल सकता हूँ। अरे अमन ने बीटेक किया हुआ है, उन्होंने भी पीओ निकाला। पीओ इज जस्ट लाइक, अब एक बार इस पे अमन आप पहले बताइए फिर हम इस पे बात करेंगे। सर आई वुड से कि जितने मेरे बैचमेट्स हैं, मतलब जो पास आउट हुए हैं 2020 पीओ बने, सर देयर आर पीपल जो सही में बीकॉम करके ही पीओ बने हैं। अच्छा, फर्स्ट में टाइम में भी बने हैं, सेकंड में भी बने हैं, तो वो बन सकते हैं सर, ये बिल्कुल बन सकते हैं सर। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया।
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एक सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम टाइम मैनेजमेंट। सर मैंने आपको बताया ना, जस्ट डू रेगुलर क्लासेस सर। जैसे आई एनरोल्ड इन योर महापैक, तो सर हम्म वो क्लासेस का टाइम टेबल फॉलो कर रहा था। हम्म उसके अलावा मैंने 1-2 घंटे अपने टेस्ट देने और उसको एनालाइज करने के लिए रखे हुए थे हम्म सर। एज सच मैंने बहुत कोई स्ट्रिक्ट अपना टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ था। आई वाज फॉलोइंग योर क्लासेस, हम्म। योर टाइम टेबल। और अपने टेस्ट सीरीज के लिए सर मैंने 2-3 घंटे रिजर्व रखे हुए थे। अच्छा, एक और सवाल होता है, स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है कि हम जब क्लासेस कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में हमारे पास कितना अहम होता है कि हम सेल्फ स्टडी को कैसे बैलेंस रखें। मतलब जैसे आप क्लासेस कर रहे हो, वहां पे के अंदर 4 लेक्चर तो होंगे होंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीए के। 4 लेक्चर आप देख रहे हो चारों से बैठ के। लेट्स सपोज आपके 1.5 घंटे का लेक्चर है, 6 घंटा आपका खत्म हो गया। उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी के लिए कैसे बढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच कर रखना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, और कितना सेल्फ स्टडी उसके बाद करना चाहिए। सर सेल्फ स्टडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट सर। हम्म मेरी सेल्फ स्टडी सर, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, वो टेस्ट सीरीज। हम्म सर व्हेन आई गेव अ टेस्ट और मैंने वो टेस्ट एनालाइज किया और मुझे लगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, तो सर आई विल गो टू यूट्यूब और योर टेस्ट सीरीज, वो क्लासेस जो रिकॉर्डेड थी पहले की। और सर मैं मिस अगर कुछ किया हूँ वो टॉपिक का पार्ट, हम्म। तो मैं सर उसको फिर से देखूंगा। आई एनालाइज कि ये कैसे मैं जल्दी कर सकता था, ये कैसे मैं अच्छे से कर सकता था। तो सर टेस्ट देने के बाद क्लासेस इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। आप खुद ही कर पाएंगे कि आप कौन सा पार्ट मिस किए अपनी That means analyzing the test is much important, much more important. That means कि एक बार, अमन ये कह रहे हैं आपसे कि एक बार सिलेबस कवर कर लो, और उसके बाद जब आप अगर जैसे मान लो आपने जीरो टू इन्होंने जीरो टू देख लिया, वहां से कवर इनका प्री का हो गया सिलेबस। इन्होंने फिर क्लासेस देखना शुरू कर दिया। साथ 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 अगर इनका प्री क्वालिफाई कवर हो चुका था सिलेबस, इन्होंने प्री का मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। और उसी ड्यूरेशन में ये साथ में क्लास भी देख रहे हैं और प्री का मॉक भी लगा रहे हैं। उससे ये इनको ये मालूम पड़ता चला गया कि मैं कहाँ कहाँ वीक पढ़ रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में कहाँ वीक पढ़ रहा हूँ, और फिर जहां वीक पढ़ रहे हैं वहां से फिर से अपने रेफरेंसेस को खंगालना। ये बेस्ट अप्रोच होता है प्रिपरेशन का, कि एक बार सिलेबस कवर करो और फिर टेस्ट जल्दी से टेस्ट लगाना शुरू करो। दैट मीन्स आई वुड से कि अगर आपका 70% भी सिलेबस कवर हो चुका है तो यू आर रेडी टू गो फॉर टेस्ट। मतलब आई ऑलवेज से दिस थिंग इन क्लासेस ऑलवेज कि भाई 60 to 70% सिलेबस कवर होने के साथ ही आप शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल 0% सिलेबस से टेस्ट लगा लो, नहीं, ये भी नहीं करना है। like you should start writing mock after completion of 60 to 70% सिलेबस, ताकि आपका एक आपका झुकाव ज्यादा रहे, मतलब आप ज्यादा पढ़ रहे हो मॉक पे। एंड देन आफ्टर स्टार्ट ऑब्जर्विंग क्या हो रहा है। एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। एक सवाल और आता है बच्चों की तरफ से, आ रहा है कि सर मॉक देने का मन नहीं करता। ये बहुत ज्यादा बड़ा सवाल होता है सर, क्योंकि एक एक घंटे 2-2 घंटे बैठना पड़ता है, वो नहीं मन करता है सर, क्या करें, कैसे इसको ठीक किया जाए। सर ये तो पेन है सर। 1 घंटा नहीं बैठना मुश्किल है सर। इनिशियली सर फिर अपन ये कर सकते हैं कि हम सेक्शनल दें सर। पहले 20-20 मिनट के सेक्शनल दें कंटिन्यूअसली, हैबिट में डालें सर। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। इंग्लिश दे यही लो आप। आंसर यही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग यही आंसर सजेस्ट करते हैं बच्चों को, कि अगर आपको कभी भी, जैसे कल भी मेरे पास एक कॉल आया स्टूडेंट को, मैंने एग्जैक्टली यही सजेस्ट किया उस बच्चे को। अगर वो बच्चा लाइव भी देख रहा होगा सो तो जरूर बोलेगा अभी, कि कल एग्जैक्टली यही डिस्कशन हुआ। बच्चे ने कहा कि सर मन ही नहीं करता, मतलब नहीं, फुल लेंथ मॉक लगाने में बहुत दर्द होता है, लगता है क्यों अभी एग्जाम तो है नहीं अभी। तो आई सजेस्टेड कि यार, और अमन एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वही बात फॉलो करना अब बेस्ट भी है। क्योंकि आप उस वक्त क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है ना, प्रीवियस पेपर में हम लोग निकालते हैं 50+ वाला एक बुक निकालते हैं हम लोग। सो 50+ वाला जो बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर बैंक के सारे रखे हुए हैं, चाहे वो एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, कुछ भी हो, सारे के सारे मॉक एग्जाम रखे हुए हैं पेपर। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप कुछ मत करो, 20-20 मिनट्स का बाइफिकेशन कर लो। जैसे आप आज आज क्या किया आपने, 2 रीजनिंग का मॉक लगा लिया 20-20 मिनट का, कभी कभी एक सुबह एक शाम में, एक दिन ढलने से पहले एक दिन ढलने के बाद वाली कंडीशन में टाइप से कुछ भी बाइफिकेट कर दो। मैं मतलब एक उजाले में करूंगा एक अंधेरे में करूंगा, इस टाइप से कुछ बाइफिकेट कर दो। 20-20 मिनट तो बैठ ही सकते हो आप। कल मैथ्स का लगा लो, ऐसे इंग्लिश का, कुछ भी आप करके बाइफिकेट कर दो। कल को अगर इसमें आपको गेन मिलेगा ना, जब आप मार्क्स गेन कर रहे होंगे, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, आगे पुश करेगा कि चलो फुल लेंथ लगा के देखते हैं पे क्या हो रहा है। सो दिस विल लिटरली हेल्प यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक सवाल और है, सर मैं जॉब करूं कर रहा हूं, पीओ निकालने के लिए प्रिपरेशन कैसे करूं। अच्छा, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, ये भी एक कमेंट आ रहा है। देखिए, मैं यही कह रहा था मैंने आपसे कि आपके पास बहुत सवाल आएंगे। आप
आप सवालों से परेशान हो सकते हैं। सर जॉब, आई वुड से सर आपकी नेचर क्या है जॉब की, मतलब सपोज इफ यू गेट इनफ टाइम, आपको लगता है कि मुझे टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन का, लाइक 6-7 घंटे आप वीकडेज पे नहीं तो वीकेंड पे निकालें, और सर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक है, इफ यू फील कि मुझे हो जाएगा, आई मैनेज इट, तो सर आई थिंक कि आपको डिसीजन एट द एंड सर खुद ही लेना है, अगर लेना आप। पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, मतलब ऑफ कोर्स हम लोग के पास भी ये सवाल हमेशा आया करता है, तो मैं तो इसमें ये बस सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि जो जॉब अभी आप कर रहे हो वो जॉब आपको बाद में मिल सकता है, मतलब आपको कुछ जॉब ऐसा होता है जो लगता है कि यार इस टाइप का जॉब तुम कभी भी ले सकते हैं, मतलब इन द सेंस अगर ऐसा। लेकिन अगर आपके पास लग रहा है कि नहीं यार आई एम वेरी मच इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन और मेरे पास वक्त है, मैं थोड़ा सा मैनेज करके अगर थोड़ा मेहनत करूं, अगर मैं समय को स्पॉट को निकाल दूं, मतलब अगर आप ये तय कर ले कि मैं ऑफिस जाने से आने के बाद पेन होगा, उसमें जॉब के साथ प्रिपेयर करने में पेन है नो डाउट, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडिकेशन चाहिए वहां पे थोड़ा। आप जॉब करके आते हो 10 घंटे 8 घंटे जो भी आप जॉब कर रहे हो, इंडियन वर्किंग कल्चर को हम जानते हैं, 8 घंटे बोलना शायद ही होगा, मतलब ये पाप ही होगा कहीं ना कहीं। वी यूज टू वर्क कम से कम 10 घंटे, तो आजकल हर जगह काम करते ही है, मतलब ठीक है ना, बिल्कुल ही सरकारी दफ्तर का कहानी छोड़ दीजिए, वहां तो खैर 2-4 घंटे भी नहीं होते। बट जो लिटरली जॉब कर रहे हैं, जो लिटरली वर्क कर रहे हैं, जो कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं सच में, वहां पे हमारे कंट्री का जो वर्किंग कल्चर है उसमें 8-10 घंटे तो है, मतलब मिनिमम 10 घंटे आप कर ही रहे हैं, मतलब 10 घंटे की स्टैंडर्ड टाइम मान सकते हैं। उस 10 घंटे के बाद क्या आप 2-4 घंटे पढ़ सकते हैं, या ऑफिस जाने से पहले सुबह उठ के एक बैलेंस रूटीन, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रखना पड़ेगा फिर आपकी लाइफ में, मतलब स्मार्टफोन से थोड़ा दूर रहेंगे, इसलिए तो क्योंकि स्मार्टफोन का से दूरी मतलब सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना पड़ेगा। एक बहुत बैलेंस रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मुझे 12 बजे सो जाना है, मुझे 5 बजे उठ जाना है, 5 घंटे की नींद उस 6-7-8 महीने की ड्यूरेशन में करनी पड़ेगी आपको। आप 5 बजे उठ के फिर आपकी ऑफिस मान लो 10 बजे जाते हो या 9 बजे से, आपको आज का तो जाना नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी है, तो आप मान लो 9 बजे से ऑफिस स्टार्ट होता है आपका, तो आप 8 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, मतलब बहुत ही बैलेंस्ड काम करना पड़ेगा अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक के सिचुएशन में अगर आपके पास जॉब है तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जॉब बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जॉब ऐसा है कि वो तो कभी हो सकता है, तो आप छोड़ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं माई जॉब इज गुड, ठीक है, तो फिर बिल्कुल ही छोड़ छाड़ के मत करो। फिर वहां पे एक चीज मैटर करेगा, वो आपका ऑलरेडी आपका एप्टीट्यूड कहाँ तक है, मतलब आप एज ए पर्सन, एज ए स्टूडेंट आप कहाँ फील करते हो अपने आप को, ये आप आंक सकते हो कुछ मॉक लगा के। आप टेस्ट कर लो अपने आप को कि मैं रैंडम कुछ हल्का हल्का पढ़ के और मॉक लगा के देखता हूँ क्या हो रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ यार आई एम नियर अबाउट लाइक एक स्टैंडर्ड मार्क्स के आसपास हूँ, तो आप झोंक सकते हैं अपने आप को, राइट। हाँ सो सर, आई वुड से कि थोड़ा पेनफुल होगा, बट ऑन द रिजल्ट डे जब अपने मम्मी पापा की आंखों में आप वो शाइन देखोगे, इट वुड वर्थ इट। एग्जैक्टली। तो लिटरली वो बताइए कि जब आपने बताया कि ऑफ कोर्स आई हैव क्वालिफाइड नो एसबीआई पीओ, क्या फैमिली रिएक्शन, ये भी बड़ा ट्रेंड में चल रहा है आजकल। सर ये भी एक अलग स्टोरी है सर। सर मैं हाँ। बताता हूँ आपको, अगर आप परमिट करें सर। जिस या दिन रिजल्ट आया, एक्चुअली रात को आया था, 10-1 बजे रिजल्ट। हम्म। सर एक्चुअली हुआ क्या, मैंने सीबीओ की वो खोली पीडीएफ लिस्ट, सर तब सिर्फ पीडीएफ आया था। ऑफ कोर्स। माय फ्रेंड इन्फॉर्म की चलो रिजल्ट आ गया है देख लो, तो पीडीएफ खोला एंड मेरा रोल नंबर वहां था नहीं। तो आई वाज शैटर्ड कि ये क्या हो गया, मतलब एवरीथिंग वेंट वेल। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला, तो सर उसने ऐसे मुझे एक 15-20 मिनट उसने मुझे दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, होता है अगली बार, ये वो सब। ओ माय फिर गॉड। रोल नंबर बता मुझे। तो फिर मैंने उसको रोल नंबर वगैरह बताया, तो ही सॉ रोल नंबर इन द पीडीएफ लिस्ट। तो वो बोलता है था तो सही, क्यों रो रहा है फालतू में, मतलब हम्म व्हाई व्हेन योर नंबर इज ऑलरेडी देयर। हम्म सर जो खुशी थी, मुझे ऐसा लगता है सर वो डबल हुई, एस्केलेट होगी। जैसे एक बार आपको लगा कि नहीं हुआ है, उसके बाद वो जो होने का हैप्पीनेस था मतलब सर। वो उस टाइप से कुछ हुआ कि आज स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल है लेकिन सडनली मालूम चलता है छुट्टी हो गया, हाँ सर ऐसा ही, वैसा ही वाला मतलब खुशी। थोड़ी ज्यादा खुशी होती है एग्जैक्टली पहले से exactly. पता लेकिन हो। लिटरली मतलब ये वाला मैंने बहुत सारा सक्सेस स्टोरी किया है, लेकिन ये वाला जो स्टोरी आपने बताया कि मैंने पीडीएफ ही पहले दूसरा देख लिया, ये पहली बार है। और लिटरली वो आधे घंटे का जो ड्यूरेशन रहा होगा आपका, जब आप दूसरी बार सुने होंगे अपने फ्रेंड की तरफ से, तब तो बहुत पेनफुल रहा होगा ना कि यार नहीं हुआ यार। सर वो बता रहा था, वो मुझे कह रहा था अगली बार हो जाएगा, बट वो दिलासा भी दे रहा है। रहता ही है सर कि ये क्या हो गया, मतलब हाउ विल आई फेस माई सेल्फ, ऐसे थोड़ी तो था सर। वो थोड़ा दुखद तो था, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा।
ग्रेट। अच्छा, आकाश जिन्होंने सवाल पूछा था जॉब के साथ वाला, वो आकाश एक्चुअली में अड्डा के स्टूडेंट है, कह रहे हैं बैंक क्लर्क हूँ सर, आपसे ही पढ़े थे, थैंक यू। तो अब वो बैंक क्लर्क हैं, अब उनको कैसे करेंगे आप? बैंक क्लर्क है ऑलरेडी, वो बैंक पीओ बोले नहीं नहीं भाई ऐसे मत करना, आप जॉब करो, जॉब के साथ आप कर सकते हो बिकॉज आपका जॉब तो सही टाइम पे है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है इंग्लिश को लेके कि सर इंग्लिश इंक्रीज करने के लिए, इंग्लिश मार्क्स इंक्रीज करने के लिए क्या करें? ये सवाल पता नहीं, आपका तो पहले आपने बता दिया था मेरा इंग्लिश पहले से स्ट्रांग है, आप क्या सजेस्ट करेंगे फिर भी? एक अनकन्वेंशनल अप्रोच है सर, आप इंग्लिश मूवीज देखो बिना सबटाइटल्स के, यू गेट यूज्ड टू नहीं, इंग्लिश। ये अनकन्वेंशनल नहीं है, सही बताऊं तो ये बेस्ट अप्रोच है। मतलब अगर इंग्लिश को, अगर हम इंग्लिश के पेपर का नेचर देखें, अगर हम बैंक के अंदर, आपने उसको अनकन्वेंशनल किया, मैं इसको हमेशा कन्वेंशनल कहता हूँ। आई एम नॉट इंग्लिश लेक्चरर, आई एम नॉट इंग्लिश फैकल्टी, बट whenever a student used to talk to me and they used to ask क्या करना चाहिए, आज वीकेंड है और वीकेंड में मैं स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट से बातें करता हूँ अपने मतलब टेलीग्राम वगैरह पे, कि आप मुझे कॉल कर लो, आप बात करो मुझसे, क्या परेशानी बताओ। तो उसमें आज भी मैंने सुबह एक स्टूडेंट से बात किया, द नेम वाज आई थिंक समथिंग अभिषेक चौरसिया। सो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो कहेगा कि हाँ सर बिल्कुल यही सजेशन दिया था। उन्होंने कहा सर इंग्लिश क्या करें, तो मैंने कहा कुछ मत करो, नॉवल पढ़ो, द हिंदू मत करो। बिकॉज होता क्या है कि अमूमन बहुत बड़ा क्राउड है और मैं हर तरफ यही देखता हूँ कि इंग्लिश को मजबूत कैसे करें, तो एक सॉल्यूशन चिपका दिया जाता है द हिंदू, आप भी जानते होंगे। से लगता है कि द हिंदू ना है वो एंटीबायोटिक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ये कि स्टूडेंट किस सेक्शन से बिलोंग करता है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। वी शुड नॉट सजेस्ट हिम और हर कि आप द हिंदू ही पढ़ लो। द हिंदू इज नॉट द सॉल्यूशन यार, मतलब आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वेयर यू आर। देयर इज नथिंग लाइक, एक ही मेथड नहीं है कि सबके लिए, एंटीबायोटिक नहीं है ये। तो मैं पहले बात करता हूँ, जब तो मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे भी स्टूडेंट ने बोला इंग्लिश के लिए, तो मैं कहूंगा पहले आप देखो कि आपकी इंग्लिश है कहाँ पे। अगर आपके इंग्लिश में, क्योंकि जो नेचर ऑफ बैंक एग्जामिनेशन है वहां पे इंग्लिश कहता है इंग्लिश लैंग्वेज, वो खुल के लिखते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते, वो खुल के लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन्स की योर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी गुड, अमेजिंग। सो उसके लिए ऑफकोर्स जैसा भी अमन ने कहा, इंग्लिश मूवीज सर बिना सबटाइटल्स के बिना इम्पोर्टेंट सबटाइटल है के, सर। समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया, ये मतलब बुरा नहीं बताया। आपको लग रहा होगा मूवीज ये क्या तरीका है, ये कौन सा सॉल्यूशन होता है। एंड आई बिलीव, मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ और टिल 12th आई वाज इन पटना, ठीक है ना। और मैं 10th तक स्कूलिंग किया था और 11 12 आई वाज फ्लाइंग कैंडिडेट, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटीज। उस वक्त आईआईटी होता नहीं था, आईआईटी, अभी तो आईआईटी सिर्फ होता है, उसमें जेई और मेंस होता है, हमारे टाइम में एआई ट्रिपल ई वाला कॉन्सेप्ट था। सो आई क्वालिफाइड एआई ट्रिपल ई एंड आई वेंट साउथ, है ना, त्रिची आई वेंट। And then after that, I went there and I found कि people are only talking in English और या फिर तमिल तेलुगु। मैं बेचारा बिहार का इंसान और फंस गए मतलब सर, ऐसा वहां लगा। पे अजीब सा, मतलब आई वाज लाइक कैसे सस्टेन करेंगे यहाँ पे अपन। 10th तक मैं सीबीएसई स्टूडेंट था नो डाउट, तो थोड़ा सा इंग्लिश का बिहार में या कहीं भी सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई स्कूल में भी क्या है, इंग्लिश में थोड़ी होती है। तो इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि कॉलेज जाने के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया मेरे इंग्लिश को सपोर्ट करने में, जो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, वैसे बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती मुझे भी, लेकिन जो बोल पा रहा हूँ वो सिर्फ वही है, नॉवेल्स या फिर इंग्लिश मूवीज। बहुत ज्यादा हेल्प किया उसने लिटरली, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को कमांड बनाने के लिए बहुत सही सोल्यूशन है ये। और अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश फैकल्टीज बोलेंगे अरे द हिंदू क्यों नहीं बिल्कुल, द हिंदू तो खैर है ही, वो अमेजिंग चीज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप हैं कहाँ पे। अगर आप लोग को लगता है कि यार मैं तो अभी मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है, तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर द हिंदू एंड ऑफकोर्स आप एडिटोरियल्स पढ़िए, उससे वोकैब निकालिए। अदरवाइज आप वैसे स्टूडेंट में से आते हैं जिनका अभी इंग्लिश उस लेवल पे नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप द हिंदू ही पढ़ो। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का करके आप द हिंदू का एडिटोरियल से वोकैब निकाल लो, पढ़ो थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहो कि वही करने से हो जाएगा। द बेस्ट सजेशन, द बेस्ट मेडिसिन टू इंप्रूव इंग्लिश विल बी इंग्लिश मूवीज। उससे पहले मैं बोलूंगा आप मूवीज में डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो थोड़ा सा, उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए नॉवेल्स पढ़िए या इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़िए, कुछ भी जैसा आपका इंग्लिश का लेवल है उसके हिसाब से। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डील कर लिया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हम कितने क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। सो ठीक है, ग्रेट। इंग्लिश के लिए कौन सा बुक लूं, कैसे क्या करूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेरी हैं। राइट नाउ 350 पीपल आर वाचिंग अस, सो क्वेश्चंस ऑफ कोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था?
अमेजिंग, ये अच्छा सवाल था। चलिए इस पे बात कर लेते हैं एक बार। इंटरव्यू के बारे में बताइए, लिटरली बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं इंटरव्यू के बारे में। हम कई बार बातें नहीं हो पाती हैं सक्सेस स्टोरीज में, बट ऑफ कोर्स एक कमेंट के जरिए इस सवाल के बारे में बात करेंगे अभी। इंटरव्यू कैसा रहा, क्या पूछा गया आपसे? हाँ सर, सर मेरी इंटरव्यू हुई थी एलएचओ दिल्ली में। हम्म। तो सर आई वुड से कि देखो, आई गॉट 48 मार्क्स इन इंटरव्यू सर आउट ऑफ 50। हम्म। सर मेरी इंटरव्यू पर बेसिकली मेरी होम टाउन के अराउंड ही रिवॉल्व की सर। जैसे ही मैंने उनको कहा आई एम फ्रॉम चित्तौड़गढ़, बस। वेरी इंटरेस्टेड इन चित्तौड़गढ़। देवर, ओके। इसकी हिस्ट्री बताओ मुझे, फिर कौन से राजा थे क्या थे, एंड सर द ओमनी प्रेजेंट क्वेश्चन जो आने वाला था कि पद्मिनी का हम्म। क्या सीन था चित्तौड़ में, मतलब व्हाट अच्छा। द क्वीन ऑफ चित्तौड़, फिर या उनको बाहर से लाया गया था, कैसे बताया गया। और सर एक और क्वेश्चन था कि डू यू सपोर्ट पद्मिनी बैन, लाइक जब मूवी आई थी तो वो बैन हुई थी। हम्म। तो दिस वाज एन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कि डू यू सपोर्ट पद्मिनी बैन। तो या। सर ऐसे क्वेश्चन मतलब मेरे नेटिव प्लेसेस से मेजर चंक ऑफ इंटरव्यू मेरा हुआ था। और सर बैंकिंग में आई वाज आस्क्ड अबाउट कासा, कि हम्म। कासा क्या होता है, कौन से हम लोग फेवर करने चाहिए अकाउंट को, मतलब कौन से बैंक के पास ज्यादा अकाउंट होने चाहिए ऐसे सर। एनपीए हम्म। सर एक क्वेश्चन। हम्म। सर बेसिक जीए बेसिक क्वेश्चन जी है, हाँ। जो बैंकिंग वाले होते हैं। और हम्म। एक सर नेटिव प्लेस के बारे में। तो बस मतलब सर कुल मिला इतना के ही वो था। आपके स्कोर आपने बताया कितने, 40? सर इट वाज 48 आउट ऑफ 50। मतलब वी कैन से कि यू गॉट इंटरव्यू मार्क्स एज लाइक टॉपर्स मार्क्स। हाँ सर यू कह ग्रेट, सकते हैं। बहुत सर बढ़िया, हुआ था तब अमेजिंग। नहीं लगा था, बट जब रिजल्ट आया तब इट वाज देखिए होता 40। ही है, इंटरव्यू का जो नेचर है आपने तो फेस कर ही लिया है, तो आपको तो अनुभव है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अनुभव नहीं होगा। हमेशा हम लोग क्लास में कहते रहते हैं कि यार देखो, इंटरव्यू जो होता है वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा वो देख चेक करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट मींस द थिंग्स वी हैव यू हैव नॉट स्पोकन एक्चुअली, जो आप नहीं बोल रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। आपके कॉन्फिडेंस, आपके बॉडी के मतलब आप क्या हो, मतलब एज अ पर्सन, क्या आपको अधिकारी बनाया जाएगा तो क्या आप अधिकारी वाले तमगे में आप सूट करोगे, मैटर वही है बस उस पोस्ट के लिए वो चेक कर रहे होते हैं। इस अब देखो इन्होंने क्या बताया कि मेरे नेटिव टाउन टाउन से पूछ दिया गया सवाल, जस्ट बिकॉज वो देखना चाहते हैं क्या आप एक अवेयर, एक पढ़े लिखे पर्सन हैं, अवेयर हैं अपने जगह को लेके। तो इसीलिए एक जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट भी इसीलिए है, जनरल अवेयरनेस, दैट मीन वो चेक करना चाहते हैं। हम उसको एज बिल्कुल सिलेबस की तरह रौंद रहे होते हैं, लेकिन उसको इंटेंशन ये लेके करना है कि नहीं यार, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग दैट थिंग, हम जानकारी चाहिए अपने कंट्री को लेके, फाइनेंशियल अवेयरनेस के टच में अगर वो जानकारी रहे तो बेहतर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यार अमन आपसे बात करके, बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं। एक और सवाल है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा इस साल? तो अभी तो पेंडेमिक है, इस पे मैं कल भी एक शो करने वाला था, मैं इस पे जल्दी शो करने वाला हूँ, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं इस पे एक शो करूंगा, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट एसबीआई पीओ, नेक्स्ट एसबीआई पीओ। ठीक है, सो अमेजिंग, बहुत बढ़िया। कुछ मोटिवेशन, कुछ लास्ट में आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों को मोटिवेट कर पाए, मोटिवेशनल कुछ बातें आपको, या फिर जो आपको पुश करी होंगी, या फिर आप जब तैयारी के दरमियान, ऐसा होता है सबके साथ, ऐसा टाइम आता है जब आप नो डाउनग्रेड हो जाते हैं तैयारी को लेके कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, हटाओ, नहीं नहीं आज नहीं काम मन कर रहा है, छोड़ो आज पढ़ेंगे ही नहीं, 2 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी, ये सब माहौल सबके साथ आता होगा। सो व्हाट यू विल सजेस्ट इन दिस सिचुएशन? सर एक तो मैं ये नोटिफिकेशन वाली बात कहूंगा, आई वाज आल्सो स्ट्रेस्ड कि आ नहीं रहा है नोटिफिकेशन, आ नहीं रहा है। सर हाँ। बट प्रॉब्लम है इसकी, देखो मैंने प्री दिया 29 जनवरी को, और हम्म। 8 मार्च को सर आई वाज एन एसबीआई ऑफिसर। तो सी सर, जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो विद इन 2-3 मंथ्स एवरीथिंग वुड बी डन एंड डस्टेड। तो आपको सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो सर इट्स बेटर कि हम अभी से प्रिपेयर रहें कि ठीक है आ जाएगा जब आएगा, पर हम अपनी साइड से प्रिपेयर करके रखें। सर आ जाएगा, 1 महीना लेट आएगा, पर सर वो प्रोसेस 1 महीना जल्दी खत्म करके आपको ऑफिसर तो बना ही लेंगे। एग्जैक्टली यही यही एटीट्यूड देखो सभी स्टूडेंट्स में कहूंगा, ये वाला एटीट्यूड देखो, अमन ने क्या कहा कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा आपको, और यही चीज ना आप मतलब आपको विजेता बनाती भी है, मतलब आप जो विनर साइड में जाते हो, वो बोलते हैं ना लोग, कई बार आपने कई कोट पढ़े होंगे कि जो सक्सीड करते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं, बस वही वाला बात है। नोटिफिकेशन के होप में हम रहे कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा, जब आएगा तो हम प्रिपेयर होने चाहिए, ये ना हो कि नोटिफिकेशन आ गया और मलाल रहे कि लो हम तो तैयारी नहीं है। सो प्लीज रिक्वेस्ट, हम लोग हमेशा क्लास में यही कहते रहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट कि कब आएगा कब आएगा,
ये सोचो कि क्या मेरा सिलेबस कवर हो चुका है, वेदर आई एम रेडी फॉर द प्री एग्जामिनेशन और नॉट ऑफ डिफरेंट बैंकिंग सेगमेंट्स, वेदर आई एम प्री फॉर द मेन सिलेबस, प्रिपेयर विद द मेन सिलेबस और नॉट, वेयर माय जीए इज ओवर और नॉट। तो इस बारे में चिंता ज्यादा करें, नोटिफिकेशन आए तो बस हमला करने के लिए तैयार रहो। बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार, मतलब ये सवाल आपने खुद से ही उठा के और खुद से डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा। बिकॉज हम लोग तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अगर एक एस्पिरेंट खुद से इस बात को जाहिर कर रहा है तो समझिए ये बहुत अच्छा है यार, अच्छा लगा मुझे ये सुन के। और अच्छा मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है। हाँ, एक और सवाल आ रहा है कि जीडी और जी इस बार तो आई थिंक पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ था। हाँ सर, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू ही था सर। हाँ, इस बार तो नहीं हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस इनके पास नहीं होगा, बिकॉज हम लोग पहले ही बता रहे थे आपको, इस बार हटा दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, नहीं रखा गया था। मेंस के बाद सीधा इंटरव्यू था, राइट। हाँ yes। चलिए, एनीवेज उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, वहां भी वही वाली बात है, पर्सनालिटी वाली बात है, आपका जनरल अवेयरनेस वाला बात है, और कुछ खास नहीं होता है। सो एक बार लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, वो है ये सवाल कि उस फ्रस्ट्रेटिंग जो मूड होता है जब हम लोग ऑन होता है, या फिर जब हम डिमोटिवेट हो रहे होते हैं प्रिपरेशन के दौरान कि नहीं हो पाएगा मेरे से, उस वक्त क्या करना चाहिए, या क्या किया आपने? सर आई वुड लाइक टू से कि ये फेज मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सबके साथ ही आएगा। हम्म। मैंने जब मेंस दिया था सर, आई वाज लिटरली क्राइंग कि इतना गंदा मेंस हुआ था हम्म। सर। पता नहीं था कि कट ऑफ इतना कम हो जाएगा। हम्म। आई वाज शैटर्ड कि पास होगा भी कि कैसे नहीं होगा। बट सर द पॉइंट वाज कि उसके थोड़े दिनों बाद मेरा आईबीपीएस का भी मेंस था। हम्म। तो आई हैड टू प्रिपेयर सर, मतलब हेड डाउन करके आई हैड टू गिव अप द शॉक एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। हम्म। सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देयर विल बी डिस्ट्रैक्शंस, देयर विल बी पेन एंड देयर विल बी डिप्रेशन सर। बट द पॉइंट इज सर, आप ब्रेक ले लो, एक दिन दो दिन का ठीक है, आप चिल कर लो, एक हम्म। दिन एक हफ्ते कर लो सर। बट द पॉइंट इज कि आप प्रिपरेशन पे गिव अप ना करें। हम्म। ग्रेट। आपको लग रहा है ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है अभी एक दो दिन, तो सर आप अपना माइंड ब्लैंक करो थोड़े दिन, कुछ मूवी देख लो विच विल हेल्प यू इन इंग्लिश ऑल्सो। हम्म। थोड़ा कुछ इधर उधर पढ़ लो, रिश्तेदारों से बात कर लो, वट एवर यू फील लाइक कि मुझे ये थोड़ा मोटिवेट करेगा या मुझे थोड़ा रिलैक्स करेगा। बट सर डोंट गिव अप होप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप ब्रांच ज्वाइन करेंगे एंड यू विल सी पीपल जो 40 साल के हैं 45 साल के हैं कॉलिंग यू सर, इट हम्म। विल ऑल बी या वर्थ, इट विल एग्जैक्टली ऑल बी वो वर्थ एक अलग ही वर्थ मोड होता है, मतलब आप एक स्टूडेंट लाइफ से तुरंत स्विच करते हैं एक प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पे कि आप एक मतलब पूरा जिंदगी का फेज ही अलग हो जाता है यार। तो उसके लिए वर्थ है इतना पेन उठाना और इतना मेहनत करना और डेडिकेशन लगाना। सिंपल सी बात है, आप अपना लाइफ का पूरा सब कुछ एग्जैक्टली चेंज कर ले रहे हो। मतलब एक टाइटल जो है कि अरे स्टूडेंट है ये, अरे कुछ नहीं कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मतलब ये मोहल्ले में और सोसाइटी में यही तो रहता है ना उस वक्त जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं। क्या होता है बस यही, अरे हाँ ठीक है तैयारी कर रहा है, बैंक का तैयारी कर रहा है, ये एटीट्यूड होता है। लेकिन आप जैसे ही स्विच करते हैं, अरे पता है फलाना जी का बेटा जो है पीओ है, तो ये एक एटीट्यूड तुरंत तुरंत एक ड्रास्टिक स्विच होता है अपने सोसाइटी में भी, हमारे नेबर्स के और हमारे फैमिली मेंबर्स का भी। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है हर एक एस्पिरेंट से, हर एक स्टूडेंट से जो इस सेशन को देख रहा है, सुन रहा है लाइव या फिर रिकॉर्ड बाद में, प्लीज उस चीज को याद कीजिए कि आपके पेरेंट्स किस तरीके से, क्या खुशी मिलती है उनको, और क्या एक ड्रास्टिक चेंज होता है आपके लाइफ में, एक मतलब एक पूरा स्विच है, वो बड़ा स्विच है वो। और उस चीज को सोचते हुए उस पेन को उठाने के लिए तैयार रहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी नोटिफिकेशन, वो पर्टिकुलर एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, उस चीज को दूर हटके सिलेबस के पीछे भागिए, मॉक लगाते रहिए, अपने आप को बस मजबूत करने में लगे रहिए। नोटिफिकेशन आएगा तो बस आप ये सोचिए कि बस हमें अब युद्ध कर लिए, तैयारी पहले करनी है। हमारे यहाँ कहते हैं भोज के टाइम में कोहड़ा रोपने वाला बात, वही वाला बात हो जाएगा कि भोज तैयार, मतलब भोज का हो गया अब समय, अब आप कोहड़ा रोप के क्या कर लीजिएगा, पहले से करना पड़ेगा आपको उसकी तैयारी, है ना, ये नहीं कि उस टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। सो इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू अमन शर्मा, एसबीआई पीओ, विच ब्रांच? सर। आई एम पोस्टेड इन उदयपुर सिटी ब्रांच। उदयपुर सिटी ब्रांच। सो एसबीआई पीओ उदयपुर सिटी ब्रांच। यस। ग्रेट। तो अब देखिए, अमन शर्मा स्टूडेंट से अमन शर्मा एसबीआई पीओ उदयपुर सिटी ब्रांच का मतलब यहाँ पे जिक्र किया गया, ये एक अलग से टाइटल हो गया। ग्रेट, थैंक यू सो मच अमन विद टॉकिंग विद अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस अबाउट योर प्रिपरेशन। इट वाज नाइस, अमेजिंग, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो पूरा डिस्कशन में आपका सपोर्ट रहा हमारे आने वाले टाइम में बच्चे जो पार्टिसिपेट करने वाले उनके लिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आई वुड लाइक टू से वन थिंग, अगर या आप श्योर। सर श्योर। देखो, टू ऑल द पीपल हु लिसन
ये जो भी आप सुनेंगे, ऑल आई वुड से इज बस एक ही एडवाइस है, क्लोज ऑल द वॉइसेस अराउंड यू एंड सर झुकाओ और काम करो, बस इतना ही है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।